नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, व्यापम ने आज छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 29 जनवरी 2023 को इसका मॉडल आंसर जारी कर दिया है। तो हमने जो बताया था लगभग सारे आंसर वही हैं। 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हुए हैं, 1-2 प्रश्न ऐसा देखने में आया है कि व्यापम ने गलत लिए हैं, तो उन पे आप आपत्ति जाहिर कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो हमारे संस्थान में संपर्क करके उनका वैलिड आंसर का प्रूफ ले सकते हैं। तो व्यापम ने आज कुछ देर पहले ही मॉडल आंसर जारी कर दिया है। अब बात आती है तैयारी मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसी हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी क्या हो, इन सब बातों पर चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। तो मॉडल आंसर जारी कर दिया है व्यापम ने। हमने जो आपको लाइव सेशन में बताया था, जितने भी आंसर्स बताए थे, लगभग सारे आंसर वही हैं। कुछ 2-4 प्रश्नों में आप बदलाव देख सकते हैं, तो आप उनको देखिए, एनालिसिस करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास वैलिड प्रूफ है तो आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो हमारे अलग अलग जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करके भी उनका वैलिड प्रूफ ले सकते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का डाउट ये भी है कि मेंस का सिलेबस में बदलाव हो सकता है। तो बदलाव नहीं होगा, एक बात तो तय है। उनका ऐसा क्यों कहना है? तो उनका ऐसा इसीलिए कहना है कि प्री के सिलेबस में बदलाव कर दिया था। तो प्री के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया था पहले भी। आप जब देखेंगे, आज मैं पूरा बात करूंगा, ये देखिए पूरे में जो राजपत्र का जो आया था पीडीएफ, इसको लेकर बात करूंगा, इसको लेकर पूरी बात करूंगा आज मैं कि क्या क्या आपका होने वाला है मुख्य परीक्षा में, क्या बदलाव हो सकता है, क्या बदलाव नहीं होगा। इन सारी बातों पर आज चर्चा करूंगा मैं। तो आप इस बात को पहले समझो भाई कि प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 100 प्रश्न बोला गया था सामान्य ज्ञान का आएगा, 100 प्रश्न आया है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था। 300 अंकों का प्रारंभिक परीक्षा हुआ है, 300 अंकों का होना था। बदलाव कहां आया इसमें? बल्कि सिस्टमैटिक उसने बता दिया, व्यापम ने सिस्टमैटिक बता दिया कि 35 प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान से, 25 प्रश्न आएंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से, 10 प्रश्न आएंगे मैथ्स, 10 प्रश्न आएंगे रीजनिंग। इस प्रकार उसने और क्लियर कर दिया। पहले ये क्लियर नहीं था, केवल लिखा हुआ था 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। चलिए देखते हैं, बात करते हैं पूरी। ये देखिए, ये पूरा मैं आज आपके सामने रखा हूं, पूरे पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि बहुत डाउट आ रहा है, बच्चों को बहुत डाउट आ रहा है कि सर हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं प्रारंभिक लिखित परीक्षा, उससे पहले आपने दिया होगा फिजिकल मेजरमेंट, शारीरिक माप का मान, ये आपने दिया होगा। इसमें आप पूरी तरीके से सही बैठे होंगे तो ही आपका प्रारंभिक परीक्षा हुआ होगा। तो इसमें जो पास हुए थे उन्होंने प्रारंभिक लिखित परीक्षा दी है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ यहां पे शब्दों में लिखा हुआ था, उपरोक्तानुसार योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज्ड वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, जो 300 अंकों की होगी तथा समय 2 घंटे का होगा। वैसा ही तो हुआ है, 300 अंकों का प्रारंभिक परीक्षा हुआ है और समय था 2 घंटे का। यहां पे सिलेबस बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, केवल क्या लिख दिया था, सामान्य ज्ञान। ये देखिए, इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न रहेंगे। अब सामान्य ज्ञान में ऐसा पहले भी बोला जा रहा था कि कुछ प्रश्न मैथ्स के रहने हैं, कुछ रीजनिंग के भी रहने हैं, ऐसा पहले भी बोला जा रहा था। क्योंकि 2011-12 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सामान्य ज्ञान का जो पेपर था उसमें कुछ प्रश्न मैथ्स के भी थे, कुछ प्रश्न रीजनिंग के भी थे। तो ऐसा बोला जा रहा था कि मैथ्स के कुछ प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के कुछ प्रश्न रहेंगे। तो व्यापम ने एकदम क्लियर कर दिया उसको एक इंफॉर्मेशन के तहत कि भाई कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छी बात है ये तो उसी अनुरूप प्रारंभिक परीक्षा हुई है। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसा दिया हुआ इस राजपत्र में वैसे ही प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, तो वहां पे 100 प्रश्न में कहां से कितने प्रश्न आएंगे वो व्यापम ने बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाती है। तो ऐसा डाउट भी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया। तो यहां पे साफ साफ लिखा गया है, अभ्यर्थी
जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में शामिल कितने हुए? लगभग 62,900 कुछ लोग शामिल हुए थे। हमने पूरा डेटा आपके सामने रखा था। 20 गुना, किसका 20 गुना? तो कुल पद कितने हैं? 975 के आसपास हैं। इसका 20 गुना 19,500 होगा, तो लगभग 19,500 सिलेक्शन होने हैं। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर नंबर सेम हुए तो, ऐसा लिख रहा है यहां पे। तो 20 गुना सिलेक्शन होंगे। अब बात आती है लिखित परीक्षा की। अब एक बात समझो, राजपत्र में जो दिया है उसी के तहत आपको पढ़ाई करनी होगी। अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते। तो मुख्य लिखित परीक्षा में आने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि पद जो है वो कितने हैं, किन किन पदों के लिए एग्जाम हुए हैं। एकदम क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में मैं कि आपको क्या पढ़ना है, किस पद के लिए पढ़ना है। तो एकदम मैं क्लियर कर दूंगा आपको किस किस पद के लिए कौन कौन से एग्जाम होंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है कि कौन से पद में आपको कौन सा एग्जाम देना है। हमने सीक्वेंस जब भरा था तो ये भर दिया, वो भर दिया, इतने फोन कॉल और इतने क्वेरी आ रही है कोचिंग में कि ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। तो ये सारी दिक्कतें आज दूर हो जाएंगी। एक बार थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है, तो समय लगेगा मेरे को वहां तक पहुंचने में। तो देखते हैं, एक बार थोड़ा सा सब्र रखेंगे आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मॉडल आंसर भी जारी हो गया है, तो फिर आप कंफर्म होकर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए, आने ही वाला है। जिस पेज की मैं बात कर रहा हूं वो पेज आने ही वाला है। ये देखिए, इस पेज की मैं बात कर रहा था। तो कौन कौन से पद यहां पे रखे गए हैं तो आप देख सकते हैं। सूबेदार का पद है। सूबेदार के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, मतलब स्नातक मांगा है। उप निरीक्षक, इसी को बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। तो यहां पे भी देखिए बोला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। उप निरीक्षक विशेष शाखा, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, यहां देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। तो ये तीन जो आप देख पा रहे हैं पद, सूबेदार, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा। तो इसके लिए कुछ खास योग्यता मांगा नहीं है, केवल आपको स्नातक होना चाहिए। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष, ऐसा बोल रहा है। इसके बाद के अगर आप पद देखेंगे, उप निरीक्षक रेडियो, तो यहां पे शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम। देख पा रहे हैं यहां पे जो शैक्षणिक अर्हता है उसको चेंज किया थोड़ा सा। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, तो यहां पे देख सकते हैं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष। तो आप देख पा रहे हैं इन तीनों में तो केवल स्नातक मांगा था। किसी भी फील्ड में आपका, किसी भी स्ट्रीम में आपका स्नातक हो, और कुछ नहीं मांगा है। जबकि उप निरीक्षक रेडियो, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह यहां पे थोड़ा सा चेंज किया है। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह यहां पे देखिए बोल क्या रहा है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, यहां पे देखिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। प्लाटून कमांडर, ये देखिए प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। तो आप देख सकते हैं पहला जो पद है सूबेदार का, दूसरा उप निरीक्षक, तीसरा उप निरीक्षक विशेष शाखा और चौथा प्लाटून कमांडर। इसके लिए आप देखेंगे तो केवल स्नातक की उपाधि मांगा है। आगे बताऊंगा कौन से पद के लिए कौन सा पेपर देना होगा। उप निरीक्षक कंप्यूटर, यहां पे आप देखेंगे तो शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, BSc में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। उप निरीक्षक साइबर क्राइम, शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब BCA, BSc कंप्यूटर में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। तो टोटल 9 पद हैं। ये देखिए टोटल 9 पद हैं। तो आप देखेंगे कि केवल स्नातक मांगा है, केवल स्नातक, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो। तो वो मांगा किसमें किसमें है तो आप देख सकते हैं, पहला है सूबेदार, दूसरा है उप निरीक्षक, तीसरा है उप निरीक्षक विशेष शाखा और चौथा है प्लाटून कमांडर। और यही जो 4 पद हैं इनके लिए आप पहला, दूसरा और तीसरा पेपर देंगे कंपलसरी। समझ आ रहा है? ये जो 4 पद हैं आप देख सकते हैं,
सूबेदार है, उप निरीक्षक है, उप निरीक्षक विशेष शाखा है और प्लाटून कमांडर है। ये 4 ऐसे पद हैं जिसमें आप किसी भी फील्ड में स्नातक किए हो चल जाएगा, किसी भी फील्ड में किए हो चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये वाला जो शैक्षणिक अर्हता है इसको पूरा कर लिया है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि है उसके समकक्ष, तो आपका स्नातक तो है और साथ में आपको समझना है कि आप यहां पे उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए भी एलिजिबल हो। यह समझना है आपको, क्योंकि आप देखे थे कि भाई सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर के लिए तो केवल स्नातक मांगा है और आपने ये वाला शैक्षणिक अर्हता को पूरा किया है। इसका मतलब आप उन 4 पदों के लिए तो एलिजिबल हो, साथ में उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आपने मान लीजिए ये वाला शैक्षणिक अर्हता पूरा किया है, शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा, तो आप देख सकते हैं यहां पे स्नातक की बात हो ही नहीं रही है, तो आपका स्नातक तो होना चाहिए। आपका स्नातक होगा तभी आप एलिजिबल होंगे सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और यहां पे आप देख सकते हैं प्लाटून कमांडर के लिए स्नातक तो आपका होना ही चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका स्नातक केवल है और आप ये सब में स्नातक नहीं किए हैं, ना ही आपका ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ना ही आपका ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि आपने किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए या बीएससी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष प्राप्त किया है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपने स्नातक किया है ये वाले क्राइटेरिया के साथ, तो आप उन 4 पदों के लिए तो एलिजिबल हैं, साथ में उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं आप। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, केवल स्नातक हैं, आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, केवल स्नातक हैं। जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि जो कि पर्टिकुलर इन क्राइटेरिया को, ये देखिए ये वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, वो केवल किस पद के लिए एलिजिबल होंगे, तो आपका सूबेदार, उप निरीक्षक स्पेशल ब्रांच मतलब विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर के लिए, इन 4 पदों के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 9 पद हैं, आप देख सकते हैं टोटल ये 9 पद हैं। अब बात करते हैं कि भाई मेंस का जो एग्जाम होगा वहां पे कितने पेपर देने हैं, कैसे देने हैं, तो आप देख सकते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा, तो पहला जो पेपर होगा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता, ये पेपर तो होगा। अब हिंदी का सिलेबस डिफाइन नहीं किया व्यापम ने कि हिंदी में क्या क्या रहेगा, अंग्रेजी में क्या क्या रहेगा। जैसे सामान्य ज्ञान लिखा था तो सामान्य ज्ञान का पेपर हुआ, उसमें डिफाइन कर दिया गया व्यापम द्वारा कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पैटर्न तो वही चला। तो उसी प्रकार मुख्य लिखित परीक्षा का पैटर्न तो यही रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता मतलब पहला पेपर ये होगा, 200 अंकों का होगा, ये 2 घंटे का समय होगा जिसमें हिंदी का 125 अंक होगा और अंग्रेजी का 75 अंक होगा। तो पहला पेपर होगा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का, ये तो कंफर्म है। बचा क्या है, बचा ये है कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, अंग्रेजी में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, ये व्यापम बताएगा बहुत जल्द। दूसरा, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 3 घंटे की होगी। ध्यान रखिएगा, सेकंड पेपर की अवधि 3 घंटे की होगी, सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। पहला भी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य था, मतलब देखा जाए तो आप किसी भी पद के लिए एलिजिबल हो, समझ आ रहा है, किसी भी पद के लिए एलिजिबल हो। आपको ये 2 पेपर तो देने ही है, पहले दूसरे। तीसरा, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये देखिए मैथ्स और रीजनिंग का पेपर जो बहुत डिमांड में चल रहा है, ये 200 अंकों का सीधे सीधे हो रहा है, अवधि होगी 2 घंटे की। समय यहां पे बच्चों का कहना था, आज जो पहला बैच हमारा स्टार्ट हुआ, बच्चों का कहना था कि ये दोनों को इंटरचेंज करना भूल गया सर, इसमें देना था 3 घंटा, इसमें देना था 2 घंटा। मैथ्स वाले में उसको 3 घंटा देना था और सामान्य अध्ययन वाले में 2 घंटा देना था, उल्टा कर दिया, इसमें वो 3 घंटा दे दिया, इसमें 2 घंटा दे दिया। यह परीक्षा भी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, ये देखिए, ये समझना है आपको। ये 3 पेपर तो कंपलसरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा सिलेबस में। राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है तो बदलाव कैसे कर देगा यार। बच्चों का जो कहना है कि मेंस के सिलेबस में बदलाव, कैसे बदलाव करेगा, राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है ये तो पूरा, इसमें कैसे बदलाव करेगा। केवल व्यापम ये बताएगा आपको कि भाई पहले पेपर का अंदर में पूरा डिटेल में टॉपिक क्या है,
कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स हैं। स्वर पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, कहावतें, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी का एकार्थी, ये सब बताएगा। अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना ये बताएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है, ये डिफाइन करना बचा है। सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से टॉपिक हैं, भारत का सामान्य अध्ययन से क्या क्या पूछा जाएगा, ये बताएगा। बाकी पैटर्न तो यही रहेगा। ये 3 पेपर तो एकदम कंपलसरी हैं, एकदम कंपलसरी 3 पेपर। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 2 पेपर और देख सकते हैं, विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन। यहां पे भी गणित है, लेकिन यहां पे गणित का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, गणित लिख दिया है यहां पे देखा जाए तो यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्टित उपनिरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए होंगे। ये देखो कौन कौन सा है, उपनिरीक्षक रेडियो और अंगुल चिन्ह। ये क्या खुल गया, देखिए ये खोल रहा था मैं। उपनिरीक्षक रेडियो और अंगुल चिन्ह देखते हैं, देखिएगा अभी ये देखिए उपनिरीक्षक रेडियो और अंगुल चिन्ह। तो आप देख सकते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा था, तो रेडियो और अंगुल चिन्ह, ये देखिए। अच्छा, साथ में एक और पद था, रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज। ये 3 पदों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, ध्यान रखेंगे अब जो बात बोल रहा हूं, अगर आप उपनिरीक्षक रेडियो, उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह और उपनिरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए एलिजिबल हैं, जैसा क्या लिखा है देखिए, उपनिरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज, अगर आप इन तीनों के लिए भी एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना होगा, शुरू के 3 पेपर तो देने ही होंगे, चौथा पेपर कौन सा देना होगा, तो चौथा पेपर ये देना होगा आपको। समझ आ रहा है? जबकि केवल आपने स्नातक किया है, आप इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन कौन से पदों को छोड़कर, तो सब इंस्पेक्टर मतलब कि उपनिरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर और सूबेदार, इन चारों पदों में देखेंगे तो केवल स्नातक मांगा है। मतलब इन चारों पदों को अगर आप देखेंगे तो केवल आपको ये 3 एग्जाम देने हैं। केवल इन 3 एग्जाम्स की बात करूं मैं तो ये 3 एग्जाम्स किन किन पदों के लिए देने हैं आपको, तो अगर आप उपनिरीक्षक स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, इन चारों पदों के लिए आपको केवल ये 3 पेपर देने हैं। केवल ये 3 पेपर आपको देने हैं इन चारों पदों के लिए, बाकी कुछ नहीं देना है मेंस में। अंदर का डिटेल्ड का सिलेबस आपको बताएगा व्यापम बाद में, और कुछ नहीं देना है आपको। अगर आपको ये चौथा पेपर की चिंता हो रही है तो ये चौथा पेपर आप तभी देंगे, पहले तो आप शैक्षणिक अर्हता को पूरा करते हैं आप, कि भाई रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए ये शैक्षणिक अर्हता है, इसको पहले पूरा करते हैं आप। अगर पूरा करते हैं तो आप शुरू के 3 तो देंगे ही, कंपलसरी है वो तो देने ही है, कोई भी पद हो, लिखा हुआ है साफ साफ। ये चौथा पेपर देंगे आप, जो कि आप देख सकते हैं कौन सा है, तो विज्ञान मतलब गणित, भौतिकी और रसायन का है। उसके बाद 5वां पेपर देखिए, कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा मतलब कंप्यूटर का पेपर। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटों की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट उपनिरीक्षक कंप्यूटर, उपनिरीक्षक साइबर क्राइम के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किए होंगे। मतलब आप देख सकते हैं, वापस से मैं आऊंगा, ये देखिए उपनिरीक्षक कंप्यूटर और उपनिरीक्षक साइबर क्राइम, अगर आप ये दोनों शैक्षणिक अर्हता को पूरा करते हैं, ये दोनों शैक्षणिक अर्हता को अगर आप पूरा करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इन दोनों पदों के लिए अप्लाई किए हैं मेंस में, मुख्य परीक्षा में, तो आपको शुरू के 3 पेपर देने होंगे, साथ में 5वां पेपर भी देना होगा। चौथा नहीं, केवल शुरू के 3 और साथ में 5वां पेपर। तो एकदम क्लियर है यार, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं बच्चे, क्यों बोल रहे हैं सिलेबस चेंज होगा? साफ साफ राजपत्र में प्रकाशित है, तो सिलेबस चेंज की बात ही नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया है मेंस में, आगे जाके अगर आपने अप्लाई किया है सूबेदार, उपनिरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर के लिए, तो केवल आपको शुरू के 3 पेपर देने हैं। शुरू के 3 पेपर, पहला होगा लैंग्वेज का मतलब हिंदी और अंग्रेजी, दूसरा होगा सामान्य ज्ञान का मतलब सामान्य अध्ययन का, तीसरा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ये देना है 3 पेपर, बस खत्म आपका काम। अगर आपने उपनिरीक्षक साथ साथ में वो 3 4 पद तो आप अप्लाई करेंगे ही, क्योंकि आपका स्नातक तो है ही,
किसी भी फील्ड में हो, आप एलिजिबल हो उन चारों पदों के लिए। लेकिन अगर आप इन पदों के लिए भी एलिजिबल हैं साथ साथ में, कौन कौन से? उप निरीक्षक रेडियो, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, इन पदों के लिए भी आप एलिजिबल हैं। मतलब आपने स्नातक इन फील्ड में किया है, मतलब आप इनके लिए भी एलिजिबल हैं। तो आपको शुरू के 3 पेपर के साथ साथ चौथा पेपर देना होगा, जो कि गणित विज्ञान और रसायन, मतलब गणित भौतिकी और रसायन का है। ठीक, अगर आपने जो स्नातक किया है वो इन दोनों फील्ड में किया है, ये वाले फील्ड में स्नातक किया है, तो इस बार आप शुरू के जो 4 पद बताया आपको, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर और एक कौन सा? सूबेदार, इन चारों के साथ साथ आप ये दोनों पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम। हो गया काम खत्म। अगर इन फील्ड में आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया है और ये वाला जो क्राइटेरिया है, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, स्नातक नहीं किया है, तो आप केवल मुख्य परीक्षा में जब बैठेंगे तो 3 ही पेपर देंगे, शुरू के 3, वो तो कंपलसरी है। तो आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूं। अब बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमने तो भर दिया है, शुरू में ही प्रेफरेंस कैसे करेंगे, और हम एलिजिबल भी नहीं है। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने तो बिना सोचे समझे भर दिया है, हमने तो उप निरीक्षक रेडियो भी भर दिया है, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह भी भर दिया है, अब क्या करेंगे? हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, हमारे पास शैक्षणिक अर्हता ही पूरी नहीं होती है, तो क्या करेंगे हम आगे जाके? फिर चिंता मत करो यार, बहुत बच्चों के साथ हुआ है। मेंस में फिर से फॉर्म भरवाएगा वो, मेंस में फिर से फॉर्म भरवाएगा ना व्यापम, प्री निकालो तो पहले, मेंस में फॉर्म भरवाएगा फिर से वो। तो यहां पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहां पे समझ में आएगा। अब वो रिजल्ट कैसे निकाल रहा है, इन सब चीजों को लेके थोड़ा सा समझने में तकलीफ होगी, क्योंकि यहां पे लिखा गया है, आप देखेंगे तो देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा और समझा पाऊं, यहां पे देखेंगे आप, ये देखिए, यहां पे देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है एक गुणागुण सूची, मतलब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी प्रारंभिक परीक्षा के बाद, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। अंतिम अभ्यर्थी, ये सब तो मैं बता चुका था आपको, ये देखिए केवल ऐसा लिखा है, ये देखिए केवल ऐसा लिखा है इसमें कि पदों का कितना गुना, तो पदों का यहां पे 20 गुना, बाकी कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। अब क्या कर सकते हैं आप? ऐसा भी नहीं बोला कि वर्गवार सूची बनेगी, जैसे कि मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद लिखा है। देखिए मुख्य परीक्षा के बाद तो उसने साफ साफ शब्दों में बता दिया है। देखिए मुख्य परीक्षा के बाद का देखेंगे तो साफ साफ उसने बताया है कि प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, ये देखो सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर के एक, मतलब इनका एक अलग लिस्ट बनेगा। किनका? अभी बताया था आपको, सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर का एक अलग बनेगा। उप निरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज का अलग बनेगा। उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम का एक अलग, मतलब कुल 3 पृथक पृथक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ये तो समझ आ रहा है मेरे को, समझ आ रहा है, ये तो समझ आ रहा है किसमें क्या होने वाला है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तो बात ही समझ नहीं आ रही है। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा में केवल ऐसा लिखा है कि भाई जितना अभ्यर्थियों का देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में बैठे हैं, उसमें से 20 गुना अभ्यर्थी, मतलब कुल पदों का 20 गुना अभ्यर्थी को लेगा वो। अब कुल पद तो 975 है, 975 का 20 गुना आपको पता है 19,500 होगा, 19,500 अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो यहां पे दिक्कत ही आ रही है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मेरे ख्याल से तो ऐसा होने वाला है कि भाई यहां पे वर्गवार कोई सूची नहीं बनेगी कि आप इस पद के लिए भरे हैं कि इस पद के लिए भरे हैं। यहां पे मेरे ख्याल से यही होगा, जो रोस्टर जारी होगा उस रोस्टर के हिसाब से 19,500 लोगों का चयन होगा। इसमें वर्गवार मतलब देखा जाए तो अलग अलग पदों के लिए जो सूची बनेगी, 3 अलग अलग सूची, वो बनेगी कहां पे? मुख्य परीक्षा में जाके बनेगी वो सूची अलग अलग। ये देखिए, तो मुख्य परीक्षा में अभी मैंने आपको समझाया था, समझ आ रहा है, अभी मैंने आपको समझाया था वो 4 पद अलग कर दीजिए, वो 3 पद अलग कर दीजिए, वो 2 पद अलग कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे साफ साफ उसने लिखा हुआ है कि प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर की एक
उप निरीक्षक रेडियो अंगुल चिन्ह प्रश्नाधीन दस्तावेज की एक और उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम की एक, कुल 3 पृथक पृथक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहां पे तो मेरे ख्याल से ऐसा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। फिर किसको फायदा होगा? तो जो अलग से ऑप्शनल पेपर है, पेपर 4 पेपर 5, उनके लिए जो एलिजिबल होंगे उनको तो फायदा हो सकता है, यहां पे उनको फायदा हो सकता है। यहां पे अगर उसमें पहुंचने वाले उम्मीदवार अगर कम हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? जितना मैं सोच पा रहा हूं आप भी सोच पा रहे हैं। पहले चरण में तो उसने बोला ही नहीं कि भाई वर्गवार सूची बनेगी कि कौन किस पद के लिए एलिजिबल है, कौन किस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सीधे बोल रहा है कि 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाऊंगा मैं, जितने पद हैं बुला लिया, ठीक। अब मान लो उन 20 गुना अभ्यर्थियों में अगर मैं बात करता हूं कि भाई ये जो पद है उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम, इसके अभ्यर्थी बहुत कम आए हैं, तो उनको तो फायदा हो जाएगा, उनको तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि जितने पद ये होंगे उनके 5 गुने को बुला लेगा वो, कहां पे? फिजिकल और इंटरव्यू के लिए, तो फायदा हो जाएगा वहां पे। यही होगा, और कोई चारा ही नहीं है इसका, और कोई चारा ही नहीं है। जैसे यहां पे बोल रहा है, देखिए यहां पे क्या बोला है, अगर आप आएंगे आगे तो यहां पे बोला है उप निरीक्षक रेडियो अंगुल चिन्ह प्रश्नाधीन दस्तावेज की एक अलग सूची बनाई जाएगी। अब अभ्यर्थी ही कम मिले, प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन ही बहुत कम हुआ है जो कि शैक्षणिक अर्हता रखते हैं इन पदों के लिए, और वो अभ्यर्थी देंगे एग्जाम तो उनका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पे बोला क्या है, अभ्यर्थियों का 5 गुना को बुलाएगा वो। तो अभी तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है यार, फालतू का इतना परेशान हो रहे हो यार। अभी आपको देना है 3 पेपर कंपलसरी, ये 3 पेपर कंपलसरी देना है। शैक्षणिक अर्हता अगर इन दोनों में से किसी पोस्ट को फुलफिल करता है, या तो आप इनमें से कोई पोस्ट को फुलफिल कर रहे हैं, या इनमें से अगर आपका शैक्षणिक अर्हता है तो फिर आप कर सकते हैं पेपर 4 पेपर 5 का भी तैयारी। लेकिन शुरू के 3 पेपर कंपलसरी हैं। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए सिलेबस चेंज होगा या पेपर ही बदल देगा। पेपर तो यही होने तय है, क्योंकि ये राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है, तो पेपर तो ये तय है कि यही पेपर होंगे, दूसरे पेपर कुछ और होने नहीं है। ये 3 पेपर सभी के लिए कंपलसरी हैं, और ये चौथा और 5वां मैंने बता दिया है आपको। तो तैयारी में लग जाओ यार, काहे का इतना टेंशन ले रहे हो? पूछ लो आके क्या क्या होने वाला है। और प्रेफरेंस भर दिए हैं सर, क्या होगा? अरे मेंस में फिर से भरवाएगा प्रेफरेंस, वो उस प्रेफरेंस को लेके कितना काम करेगा यार वो। मेंस में प्रॉपर एडमिट कार्ड जारी होगा आपका, उसमें लिखा होगा कि आप कौन से 3 एग्जाम दे रहे हो, या 4 दे रहे हो, या 5 दे रहे हो। आप समझ आ रहा है? उसमें प्रॉपर लिखेगा ना वो कि 3 एग्जाम दे रहे हो, या 3 के साथ चौथा दे रहे हो, या 3 के साथ 5वां दे रहे हो, या केवल 3 ही दे रहे हो। प्रॉपर लिखेगा एडमिट कार्ड में। तो अभी प्री तो निकालो, 20 गुना अभ्यर्थियों में आ तो जाओ। आ गए तो मेंस का फॉर्म भरवाएगा, प्रेफरेंस तो आगे जाके भी डलवाएगा वो। समझ आ रहा? प्रेफरेंस तो आगे जाके भी डलवाएगा। जैसे मान लीजिए आप उप निरीक्षक स्पेशल ब्रांच, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, इन चारों पदों के लिए एलिजिबल हैं। इन चारों में ही चल रहा है आपका प्रक्रिया, तो इन चारों में प्रेफरेंस आगे जाके फिर से डलवाएगा वो। इन चारों में आगे जाके फिर से वो डलवाएगा प्रेफरेंस आपसे। तो काहे के लिए इतना परेशान होना यार? अभी तो आपको केवल सोचना है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि ये 3 पेपर कंपलसरी है। मैक्सिमम लोग इन 3 पेपर के लिए ही तैयारी करेंगे, मतलब मैक्सिमम लोग जो है एलिजिबल हैं, जो 4 पद मैंने बताए उसी के लिए। जो इनके लिए एलिजिबल हैं, ये देखिए, जो इनके लिए एलिजिबल हैं कि भाई उप निरीक्षक रेडियो अंगुल चिन्ह प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए मैं एलिजिबल हूं, तो 3 के साथ इस पेपर की तैयारी कर लीजिए। जो एलिजिबल हैं इसके लिए उप निरीक्षक साइबर क्राइम और उप निरीक्षक कंप्यूटर, तो 3 के साथ इसकी तैयारी कर लीजिए। क्या सोचना है इसमें? प्रारंभिक परीक्षा में तो चयन 20 गुना अभ्यर्थियों का होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। शुरू में प्रेफरेंस भर दिए थे, बिल्कुल परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य परीक्षा में वापस से फॉर्म भरवाएगा वो, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। मॉडल आंसर जारी हो चुका है, हमने जो कट ऑफ लगभग बताया था उससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो तैयारी में लग जाइए। हमारे यहाँ बैच भी स्टार्ट हो चुका है, आज से बैच स्टार्ट हो चुका है, और बैच में बहुत सारे संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, बाकी लोग तैयारी में लग गए हैं तो आप भी तैयारी में लग जाइए। तो आशा करता हूं आपको मुख्य परीक्षा का जो कंफ्यूजन था, उसके बाद नहीं बता रहा हूं, उसके बाद ये सब है फिजिकल, पहले ये सब है शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो ये सब नहीं बता रहा हूं। आप तैयारी में लग जाइए। लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, इस पे एक आध दिन और वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन तैयारी में लग जाइए आप लोग। 3 तारीख से, मतलब आज से हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो गया था,
मॉर्निंग में 7:30 से 10:30 तक क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, मतलब आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो हमारी नई ब्रांच में जो कि सिटी प्लाजा के पास, मतलब सिटी प्लाजा में ही आरंभ हो चुकी है, अनुपम गार्डन के पास में, या फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, घर बैठे देख सकते हैं उसी क्लास को। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दौड़ भाग भी कर रहे हैं, तो वो पहली क्लास छूट जा रही है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे आपको। ये रहेंगे 6-7 महीने तक लगातार आपके पास, 5-6 महीने तक लगभग रहेंगे ही रिकॉर्डेड वीडियोस। तो रिकॉर्डेड देख लीजिए, कभी भी देख सकते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, तो बिल्कुल भी देर मत करिए, बिल्कुल भी विलंब मत करिए, अपनी तैयारी में एकदम जोर शोर से लग जाइए। कट ऑफ आज मॉडल आंसर के हिसाब से और क्लियर हो गया है कि बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं समझा पाया, आपका कंफ्यूजन को मैं दूर कर पाया हूं। चलिए, तो फिर तैयारी में लग जाइए, जरूर ज्वाइन करिए हमारे साथ, एक अच्छी दिशा में तैयारी को अपनी आरंभ करिए। ये सारी बातें मैं क्लास में भी समझाया था, जिससे बच्चों को बिल्कुल डाउट ना हो, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब में कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब में भी वीडियो अपलोड कर दिया जाए, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो तैयारी में लग जाइए बिना किसी चिंता के। बहुत बड़ा सिलेबस है, तो तैयारी तो करनी ही है, और मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा एफर्ट मार के, क्योंकि 200 नंबर का वेटेज है, और ये 200 नंबर ऐसे हैं कि आपको दूसरे बच्चों से बहुत आगे ले जा सकते हैं या बहुत पीछे ढकेल सकते हैं। ये 200 नंबर ऐसे हैं, तो आप तैयारी में लग जाइए बिना किसी कंफ्यूजन के। एकदम आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए कि हाँ, तैयारी करनी है और एग्जाम निकालना है। एग्जाम तो होगा, देख रहे हैं फटाफट प्रक्रियाएं हो रही हैं, मॉडल आंसर तक जारी कर दिया गया है, तो मुख्य परीक्षा भी होगी। सिलेबस बड़ा है, तो आप तैयारी में लग जाइए। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छी जानकारियां सही समय पर प्राप्त हो सके। तो जुड़े रहिए हमसे, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।